मैं पिछले 2 हफ्तों में 5 लोगों के साथ बैठा हूँ। पीपल अर्निंग ऑल द वे फ्रॉम 3 लाख रुपए साल के टू 1 करोड़ रुपए साल के। एंड उनसे वही सेम सवाल पूछे, आप अपने पैसे कहाँ कमाते हैं, कैसे खर्च करते हैं, कैसे सेव करते हैं, कैसे इन्वेस्ट करते हैं। जो मुझे पता चला फ्रैंकली शॉक्ड मी। लेकिन कॉन्वर्सेशन में घुसने से पहले एक चीज जिससे शायद आप वाकिफ नहीं हो, अगर मैं आपसे पूछूं और वीडियो पॉज करके आप कमेंट सेक्शन में इसका जवाब दे सकते हैं, आपको क्या लगता है कि भारत की एवरेज मंथली इनकम कितनी होगी? 20-25 हज़ार रुपये हो सकती है, कुछ लोग बोलेंगे 40-50 हज़ार रुपये, कुछ बोलेंगे 75 हज़ार रुपये, 1 लाख रुपये। पॉज करिए, कमेंट सेक्शन में लिखिए भारत की एवरेज मंथली इनकम 14 से 15 हज़ार रुपये। आज हम किन किन इनकम्स के बारे में बात करेंगे? एक 3 से 5 लाख पर एनम, ये ऑलरेडी एवरेज से ज्यादा है। फिर 10 से 15 लाख रुपए एनम, इस तनख्वाह से आप देश के टॉप 5% में। फिर 20 से 30 लाख रुपए एनम, जो कि देश का टॉप 2% है। फिर 40 से 60 लाख रुपए एनम, देश का टॉप 1%। और फिर 1 करोड़ और अबव, देश का 0.1% अर्नर्स। तो मैं जानता हूं जब आप 10 लाख रुपए या 6 लाख रुपए साल के कमा रहे हैं और आपको लगता है कि आप मिडिल क्लास हैं, आप नहीं हैं दोस्त, आप अमीर हैं। जस्ट बिकॉज आप जामनगर की एक शादी देख लेते हैं और आपको लगता है कि आप गरीब हैं, आप गरीब हैं नहीं। हम सब जो ये वीडियो देख रहे हैं, बहुत सारे लोग अमीर हैं। कभी पर्सपेक्टिव नहीं मिलता है। तो जब मैं वो 4 लाख वाले इंसान से बात कर रहा था और 1 करोड़ 20 लाख वाले से बात कर रहा था, मैं 2 अलग सैलरी के लोगों से बात नहीं कर रहा था, मैं 2 लोगों से बात कर रहा था, तो शायद इस देश के 2 अलग देशों में रहते हैं। शुरू करते हैं 3 से 5 लाख रुपए साल के। मैंने बात करी लखनऊ की एक गवर्नमेंट स्कूल टीचर से, नोएडा के एक बीपीओ एग्जीक्यूटिव से, पुणे में एक डेटा एंट्री ऑपरेटर से। सबसे स्ट्राइकिंग चीज इन सब के बारे में, पैसा आने से पहले उस पैसे को जाना कहाँ था, वो ऑलरेडी तय था। फालतू पैसा है ही नहीं। एक भी ऐसा महीना नहीं है तीनों से बात करके जहां उन्होंने बोला कि कुछ बच जाता है, कि हमें पता नहीं होता कि इस पैसे को कहाँ डालें या क्या करें। हर एक पैसे की मंजिल उसके आने से पहले ही तय है। सबसे बड़ा खर्चा खाने पे या रेंट पे, अगर खुद का मकान नहीं है, और वो खाना बाहर से नहीं मंगा रहे, वो घर पे बना रहे। इन दोनों को मिलाकर करीब 60 से 70% खर्चा उनका ऑलरेडी निकल गया है। फिर उसके बाद ट्रांसपोर्ट, सब्सक्रिप्शन, फोन के बिल, बिजली के बिल, ये सब। सबसे बड़ी तकलीफ उन लोगों को है जिनके बच्चे हैं, क्योंकि इस आमदनी में बच्चे पालना, उनकी स्कूल की फीस, उनका एडिशनल खर्चा, ये दे पाना बेइंतहा मुश्किल है। सो नॉट सरप्राइजिंग, जो 2 लोगों से मैंने बात करी जिनके बच्चे हैं, वो सरकारी स्कूल में पढ़ रहे हैं या एक बहुत ही सस्ते लोकल स्कूल में पढ़ रहे हैं। इनमें से किसी के पास कोई SIP नहीं थी, किसी के पास हेल्थ इंश्योरेंस नहीं थी, एक्सेप्ट फॉर द गवर्नमेंट स्कूल टीचर जो सरकारी था। इमरजेंसी फंड के नाम पे कुछ नहीं था। बैंक में बहुत लिमिटेड पैसा, और जो भी जमा पूंजी थी अगर थी तो वो घर है जो पुश्तैनी है, या सोना जो थोड़ा थोड़ा कहीं से बटोर के आया है या बनाया गया। कभी भी अगर कुछ हो जाता है तो इनफॉर्मल लोन लेते हैं, कर्जा देने वाले बैठे हुए हैं, 18% से 36% तक की ब्याज दर पे ये कर्ज मिलता है। चुकाते चुकाते रीढ़ की हड्डी टूट जाती है। एंड सबसे बड़ा डर इनका एक हेल्थ एक्सपेंस है, क्योंकि माँ बाप बूढ़े हो रहे हैं। लेकिन तीनों से बात करी, सबसे बड़ी खूबसूरत चीज क्या लगी? तीनों में उम्मीद। एक तो गवर्नमेंट एम्प्लॉय ऑलरेडी है, बाकी दोनों को भी गवर्नमेंट एम्प्लॉय बनना था। पैसे के लिए नहीं, स्टेबिलिटी के लिए, एक शान के लिए, एक समाज में ओहदे के लिए। लेकिन मेरा दिल नहीं हुआ कि मैं उनसे ये डेटा शेयर करके उनको असलियत से वाकिफ कराऊं। अगर एक बच्चा इस देश में बॉटम 20% में पैदा होता है और वो टॉप 20% में जाना चाहता है, जो कि बाय द वे बहुत बड़ी जगह नहीं है। मैंने आपको दिखाया था कि टॉप 20% पहुंचने के लिए आपको 10 से 15 लाख रुपए कमाना है। उनका चांस ऑफ मेकिंग दैट हैपन इज 3%। 52% ऑफ किड्स born in the bottom 20% stay in the bottom 20%. SC/ST communities के लिए तो ये और भी स्टार्क है। 68% of SC/ST kids born remain in the same income bracket as the one they were born in. Only 2% make it to the top. और मैं जब उनसे पूछा कि आपको लगता है आपकी जिंदगी में आपके पास काफी है, सबने हंसा। इसलिए नहीं क्योंकि मैं मजाक कर रहा था, इसे शायद
इस सवाल का जवाब उन्हें कभी मिलेगा ही नहीं। चलते हैं 10 से 15 लाख, वो लोग जिनको लगता है कि वो इंडिया के मिडिल क्लास हैं। ये वो सेक्शन था जिससे आप शायद सबसे ज्यादा रिलेट कर पाएंगे। यंग प्रोफेशनल्स 3 से 7 साल अपने करियर में, ज्यादातर आईटी की नौकरी कर रहे हैं। बैंक में मैनेजर था, एक एचआर मैनेजर है। सारे या तो मेट्रो में रहते हैं या एक सैटेलाइट शहर में रहते हैं। 2 व्हीलर है या सेकेंड हैंड गाड़ी है, ओकेजनली उबर या ओला ले लेते हैं। एक मैक्सिमम 2 बार हफ्ते में या तो ऑर्डर इन करते होंगे या बाहर खाना खाते होंगे, लेकिन बिल का बहुत ज्यादा ध्यान रखते हैं। तीनों से मैंने बात करी, तीनों SIP चला रहे थे बिटवीन 2000 रुपीज टू 5000 रुपीज अ मंथ, विच इज अ ग्रेट स्टार्ट। यूजुअली ये लार्ज कैप या निफ्टी 50 में था, तो वो रिस्क भी नहीं ले रहे हैं। तीनों ने किसी फॉर्म ऑफ LIC पॉलिसी ले रखी थी, एंड थैंकफुली सबके पास या तो कॉर्पोरेट या अपना हेल्थ इंश्योरेंस। लेकिन ये वो कैटेगरी है जहां एस्पिरेशन आपसे कुछ गलतियां भी करवा देता है। तो एस्पिरेशन की तो कमी नहीं थी, लेकिन अब थोड़ा सा पैसा भी आ गया, उस पैसे का थोड़ा सा दुरुपयोग भी शुरू हो चुका है। 12 महीने की EMI पे आईफोन आ गया। मैकबुक की जरूरत है नहीं, लेकिन मैकबुक खरीद लिया है। एक लड़के ने स्नीकर्स लिए हुए हैं क्योंकि उसे बहुत पसंद थे। एक ने सेकंड हैंड गाड़ी नहीं ली, फर्स्ट हैंड गाड़ी ले ली क्योंकि जी चाहिए थी। सो एक सॉफ्टवेयर डेवलपर से बात हो रही थी, 12 लाख रुपए कमा रहे हैं, 80,000 रुपए महीने का इन हैंड आता है। रेंट 18,000, बाइक की EMI है 4,500, फोन की EMI है 3,000, फूड ग्रोसरी ईटिंग आउट पे जनाब 15,000 रुपए खर्च करते हैं। सब्सक्रिप्शन भी ले रखे हैं, जिम भी लिया हुआ है, मिसलेनियस कुछ बोल रहे थे उस पे 8,000, SIP है 5,000। इन सब के बावजूद 26,000 रुपए बच जाते हैं, लेकिन घर से दूर रहते हैं, तो हर 1-2 महीने में घर चले ही जाते हैं। किसी ने बोल दिया कि भाई इतने पैसे कमा रहा है तो आप ट्रेन में थोड़ी जाएगा लड़का, तो फ्लाइटें लेनी शुरू कर दी है। तो जो 26,000 रुपए इधर उधर बचते हैं, या इमरजेंसी फंड में जाने चाहिए थे, या ज्यादा इन्वेस्ट करने चाहिए थे क्योंकि 5,000 की जगह 10 या 15,000 रुपए की SIP हो सकती है, वो फ्लाइट की टिकट में चला जाता है, एंड खत्म। तीनों के किसी न किसी रूप में EMI चल रहे थे। तीनों का प्लान था कि 30 साल से पहले एक घर खरीदना है, क्योंकि आई डोंट नो व्हाई। तीनों को 30 साल से पहले गाड़ी खरीदनी थी, क्योंकि खरीदनी है। और जब मैंने सेम सवाल उनसे पूछा कि आपको लगता है कि आपके पास काफी है, उन्होंने बोला कि अभी के लिए तो है, 3-5 साल में नहीं होगा। तो यहाँ दिखना शुरू हो गया था कि एस्पिरेशन धीरे धीरे उनका लाइफस्टाइल खराब कर रही है। फिर आते हैं 20 से 30 लाख रुपए। यहाँ कंफर्ट भी आना शुरू हो गया, लेकिन नई प्रॉब्लम्स भी शुरू हो चुकी हैं। मैंने बात करी एक सीनियर डेटा साइंटिस्ट से, एक मैनेजमेंट कंसल्टेंट से और एक प्रोडक्ट मैनेजर से। एक गुड़गांव में, 2 बैंगलोर में। तीनों के पास नई नवेली फर्स्ट हैंड गाड़ी। कुछ ने तो मारुति डिजायर लिए रखी है, तो कुछ लोग क्रेटा या सेल्टोस तक चले गए। रेंट 25 से 40,000 रुपए दे रहे हैं। ईटिंग आउट आराम से 3-4 बार हफ्ते में हो चुका है। SIP 10 से 20,000 रुपए महीना जा रही है। लेकिन तीनों ने 30 साल से पहले घर ले लिया। एवरेज होम लोन टेकन 60 से 70 लाख रुपए। EMI जा रही है 55,000 से 60,000 रुपए। 3 में से 2 लोगों ने बच्चे भी कर लिए हैं। बच्चों को किसी आम स्कूल में नहीं भेजा है, इंटरनेशनल स्कूल में भेजा हुआ है। उस स्कूल का खर्चा ऑन एन एवरेज 3 से 4 लाख रुपए साल का है। और जब मैंने इनसे पूछा कि आपको क्या लगता है काफी है, किसी ने भी नहीं बोला काफी है। तीनों ने बोला महंगाई बढ़ चुकी है। तीनों ने बोला चीजें आउट ऑफ रीच है। तीनों ने बोला 20-30 लाख रुपए लगते तो बहुत ज्यादा है ही नहीं। टॉप 2% ऑफ द कंट्री feels they don't have money, and it's समय पे ना इतना मन था कि मैं उनको उस 3.5 लाख गवर्नमेंट टीचर इन लखनऊ से बात करूं। चौथा ब्रैकेट 40 से 60 लाख रुपए, वो ब्रैकेट जिसमें इंसान को वाकई में अमीर महसूस करना चाहिए था, लेकिन किसी कारणवश नहीं हो रहा है। मैंने बात करी एक डायरेक्टर से इन एन इंजीनियरिंग फर्म, एक कंसल्टिंग फर्म में VP है और एक GCC ग्लोबल कैपेबिलिटी सेंटर में डायरेक्टर है। टॉप 1% की आमदनी, गाड़ियां मस्त, कम से कम 15 से 20 लाख की, साल में एक इंटरनेशनल वेकेशन हो रहा है, बच्चे इंटरनेशनल स्कूल में पढ़ रहे हैं। लेकिन इस सैलरी लेवल पे नंबर 1 तीनों के टारगेट्स थे। उन टारगेट्स से जुड़े हुए थे परफॉर्मेंस बोनसेस, स्टॉक ऑप्शंस, जो उनकी सैलरी को और बढ़ा सकते थे। एंड व्हेन आई स्पोक टू देम, ऐसा लगा कि उनकी पूरी जिंदगी का काम करने का मकसद उस टारगेट को हिट करना है ताकि और पैसा आए, आमदनी बने।
तीनों के घर की ईएमआई चल रही है रेंजिंग फ्रॉम 80,000 रुपए टू 1,20,000 रुपए। गाड़ी की ईएमआई चल रही है 25,000 से 30,000। बच्चों का खर्चा है 30 से 50,000 रुपए महीना। हेल्प भर के, डोमेस्टिक हेल्प है, कुक है, ड्राइवर है, उसके लिए 25 से 30,000 रुपए। माँ बाप को सपोर्ट करना शुरू कर दिया क्योंकि वो भी बूढ़े हो गए हैं, तो उसके लिए 15 से 20,000 रुपए। SIP की रेंज बढ़ चुकी है 35 से 50,000 रुपए। लेकिन क्लब मेंबरशिप्स भी हैं, बाहर भी खाना खाना है, एंटरटेनमेंट भी करना है, और उसमें महीने के 25 से 30,000 रुपए। तो जितनी उनकी आमदनी है ना, उसमें से ये सारे खर्चे निकाल कर उनकी महीने की बचत इवन एट दिस सैलरी was no more than 1 lakh rupees and average was 40,000 rupees। तो ये लोग मेरी नजर में सोने के पिंजरे में फंसे हुए परफेक्ट डिस्क्रिप्शन। लोन भर के लिया हुआ है, नौकरी छोड़ नहीं सकते क्योंकि ये लोन 20-20 साल के हैं और इतने बड़े लोन हैं कि इतनी जमा पूंजी तो अभी तक जुड़ी भी नहीं है। काम कर रहे हैं परफॉर्मेंस बोनस के लिए, वर्क लाइफ बैलेंस का ज्यादा कोई कॉन्सेप्ट नहीं है। लाइफस्टाइल डिजीजेस आने शुरू हो चुके हैं, बॉडी का ख्याल नहीं रखा जा रहा है, हेल्थ का ख्याल नहीं रखा जा रहा है, पार्टियों पे पार्टियां किए जा रहे हैं, टाइम पे नहीं सो रहे हैं, सुबह सही से नहीं उठ रहे हैं, खाना अनशन खा रहे हैं, पैसे बहुत कमा रहे हैं, बहुत सारा बाहर की तरफ डाला हुआ है, प्रोसेस फूड बहुत है, घर पे खाना कम है, मेंटल प्रेशर बहुत ज्यादा है, मेंटल हेल्थ डिफीट हो रही है। इट वाज लाइक दूर से तो ऐसा लग रहा है 40-60 लाख रुपए, लेकिन अंदर घुस के ऐसा लग रहा है कि बॉडी हर रोज टूटती जा रही है, बिखरती जा रही है, डिस्ट्रॉय हो जा रही है। तो जब मैंने इनसे पूछा ना कि आपको लगता है कि आपके पास काफी है, बड़ा ही खूबसूरत आंसर आया। इन 3 में से एक ने वो आंसर दिया विच आई थिंक वाज सिंबॉलिक ऑफ ऑल 3। पैसा तो बहुत है, वक्त नहीं है, एनर्जी नहीं है, स्टैमिना नहीं है, कभी कभी तो इच्छा भी नहीं है। एंड दैट ब्रोक माई हार्ट बिकॉज दैट्स सैड। फिर आते हैं 5वें आखिरी पैकेट में, 1 करोड़ से ऊपर। आई स्पोक टू अ स्टार्टअप फाउंडर, आई स्पोक टू अ सीनियर पार्टनर एट अ लॉ फर्म, एंड आई स्पोक टू अ सीनियर डायरेक्टर एट अ कॉर्पोरेट। सबसे इंटरेस्टिंग मुझे ये लगा कि वो पैसे के बारे में कैसे इतना अलग नजरिए से बात कर रहे थे फ्रॉम द रेस्ट। 3 से 5 लाख वाले लोगों ने पैसे के बारे में बात करी तो वो सर्वाइवल के बारे में था। 10 से 15 लाख वाले लोगों ने पैसे के बारे में बात करी तो वो एस्पिरेशन के लिए था। 20 से 30 लाख वालों ने बात करी तो वो पैसा दिखावे के लिए था। 40 से 60 वालों ने क्या रही तो पैसा एक सोने का पिंजरा बन चुका था। 1 करोड़ वालों से बात करी ना तो पैसा एक जरिया बन गया था, एक टूल था, साधन था वो अचीव करने का जो वो जिंदगी में चाहते थे। रियल एस्टेट में बहुत बड़ा इन्वेस्टमेंट, पैसिव इनकम पे बहुत ज्यादा फोकस, बहुत सारी इन्वेस्टमेंट भी पैसिव है, लॉन्ग टर्म कि किए जा रहे हैं। SIP चल रहा है 2 लाख रुपए का, 2.5 लाख रुपए का, या कहीं लोन पे घर ले लिया है उसकी EMI चल रही हैं एंड दे आर हैप्पी विद दैट क्योंकि अफोर्ड कर सकते हैं और इतना बड़ा कॉस्ट नहीं है। सोने पे बहुत इन्वेस्टमेंट है, एज इन गोल्ड। वर्क लाइफ बैलेंस भी था, बट आई विल कम टू दैट। एंड आई थिंक द बिगेस्ट थिंग वाज ये रियलाइजेशन कि यार दिखावे के लिए पैसा यूज नहीं करना, पैसा एक जरिया है, एक साधन है इस रोजमर्रा की जिंदगी से बाहर निकलने का। तो ऑलमोस्ट एवरीवन दैट आई स्पोक इन दिस ब्रैकेट वाज कि यार इस पैसे से अगर हमने अपनी आजादी नहीं खरीदी तो इस पैसे का क्या ही फायदा, विच इज प्रिविलेज यू गेट एट दिस काइंड ऑफ मनी। चिंताएं भी अलग अलग रूप की थी। बच्चे जिंदगी में क्या करेंगे उसकी चिंता, खुद अकेले रहने की चिंता क्योंकि माँ बाप इस पॉइंट पे बहुत बुजुर्ग थे, 2 लोगों के तो थे ही नहीं, पार्टनर के साथ एक रिश्ता, एक सेटिंग हो चुका है, जितने क्लोज थे नहीं थे, दोस्त बिखर गए हैं, बहुत कम हो गए हैं, बच्चे बड़े हो गए हैं, घर छोड़ चुके हैं, तो अपनी आने वाली जिंदगी के बारे में भी बहुत कुछ सोच रहे थे। जिन्होंने अपनी हेल्थ नहीं संभाली वो अब रिग्रेट कर रहे थे कि यार फोकस कर लेना चाहिए था। अब वो जोड़ों के दर्द शुरू हो गए हैं, वो बैक पेन शुरू हो गया है, वो आंखों पे चश्मे लग गए हैं वगैरह वगैरह। जो लोग सरप्राइजिंगली थोड़ा अपने 30s में हेल्थ के बारे में जानकार हो गए वो बहुत खुश हैं कि जी हम रोज खेल रहे हैं, हम जिम जा रहे हैं, हम स्विमिंग कर रहे हैं, हम साइकिलिंग कर रहे हैं, वी टेकिंग केयर ऑफ आवरसेल्व्स। तो वो दिख भी रहा है, अच्छे से खा रहे हैं, अच्छे से पी रहे हैं, अच्छे से सो रहे हैं वगैरह। तो जब मैंने इनसे पूछा कि आपको क्या लगता है कि आपके पास काफी है क्या, स्टार्टअप फाउंडर ने सबसे बेस्ट आंसर दिया। तो बोला यार 5 लाख पे लगता था कि 50 लाख काफी होंगे,
50 लाख पे लगा, 1 करोड़ काफी है। 1 करोड़ पे लग रहा है, शायद कोई भी नंबर कभी काफी नहीं होगा, तुम्हें खुद ही रुकना पड़ेगा। जब मैंने इन लोगों से बात करी ना, एक इनविजिबल डिफरेंस दिखा, विच इज वेरी इंटरेस्टिंग। 3 से 5 लाख वाले लोगों ने कभी भी किसी 1 करोड़ वाले से मुलाकात नहीं करी थी, कभी ना। वो किसी को जानते थे, ना वो कभी ऐसे किसी इंसान से मिले थे। तो उनके लिए ना ये 1 करोड़ कौन बनेगा करोड़पति जैसे था, कि कहीं किसी चीज से किस्मत बदल जाती है तो हो जाता है। उनके पास कोई जरिया नहीं था, कोई तरीका नहीं था, कोई साधन नहीं था, कोई रास्ता नहीं था कि वो अपने बल पर वहां तक पहुंच पाए। उनके लिए था, यार आप रैंडम किसी चीज में जाएंगे, कोई लॉटरी की टिकट निकल जाएगी, कोई अमिताभ बच्चन दे देंगे तो तभी हो पाएगा। 10 से 15 लाख वालों से मिला तो वो किसी को जानते हैं, उसके साथ मिले नहीं है, कुछ नहीं है, लेकिन अभी भी ऐसा कोई रास्ता पता नहीं है उनको 1 करोड़ तक पहुंचने का। 20-30 वालों से बात करी तो उनको रास्ता पता था, लेकिन ऐसा लग रहा था रास्ता बहुत ही छोटा है और बहुत सारे लोग उसके अंदर घुसे हुए। 40 से 60 वालों से पूछा तो उनको पता था कि 1 करोड़ कैसे पहुंचते हैं, बस ऐसा लग रहा था कि यार हिम्मत ही नहीं है वहां तक पहुंचने की। और 1 करोड़ वालों से पूछा तो क्लियरली उनको पता था, बट दे लाइक यार ये समझ नहीं आया कि ये सारी चीजें जो हमने दे दी यहाँ तक पहुंचने के लिए, जो सारी चीजें हमने सैक्रिफाइस करी, क्या ये वर्थ इट था कि नहीं। जो कि इतने पैसे पहुंचने पे बड़ा ही कूल सा सवाल लगता है पूछने वाला, लेकिन पूछा तो पूछा। दूसरी चीज, अंग्रेजी पे पकड़। सिर्फ 4% भारतीय फ्लुएंट इंग्लिश बोलते हैं, लेकिन डेटा ये बताता है कि जो लोग अंग्रेजी अच्छी बोलते हैं उनको अपनी सैलरी में 34% प्रीमियम मिलता है। एंड वेरी क्लियरली जैसे जैसे आमदनी बढ़ी, द क्वालिटी ऑफ इंग्लिश, फ्लुएंसी ऑफ इट, द यूज ऑफ इट, वो भी बढ़ता रहा। सब लोग हिंदी बोल सकते थे, सब लोग हिंदी बोलना जानते हैं, लेकिन जैसे जैसे मैंने अमीरों से बात करी वो ज्यादा अंग्रेजी यूज कर रहे थे, हिंदी नहीं। फिर एजुकेशन तो था ही, जो टॉप वाले लोग हैं वो टॉप कॉलेजेस से गए हुए हैं, उनको वो एक्सपोजर मिला है, उनके माँ बाप में वो क्षमता थी कि वो वहां पहुंच पाए, उनके अंदर वो बुद्धि थी कि वो वहां पहुंच पाए। एंड ऑलमोस्ट none of the high earners had a poor or mediocre education. लेकिन सबसे बड़ा अंतर was their approach towards risk. जो 3 से 5 लाख वाले थे, उनकी जिंदगी में रिस्क एग्जिस्ट नहीं करता है, वो ऑप्शन नहीं है। उनको बताया जाता है कि आप नियमों का पालन करेंगे, सबकी सुनेंगे, वापस जवाब नहीं देंगे, सवाल नहीं पूछेंगे, सिर्फ अपना काम करिए, आपकी जिंदगी चलती रहेगी। क्योंकि अगर आपने सवाल पूछ लिया या कोई रिस्क ले लिया और वो काम नहीं किया तो खत्म, दूसरा मौका नहीं मिलेगा। यहां जिंदगी दूसरे मौके नहीं देगी, आपकी जिंदगी तय एंड खत्म। तो वो ना ओबीडियंट बन चुके हैं, वो सबसर्विएंट बन चुके हैं, वो रूल्स को फॉलो करते हैं एंड अपनी ही लाइन में रहते हैं। लेकिन जैसे जैसे आमदनी बढ़ती है, रिस्क की तरफ नजरिया बढ़ता है। हर एक इंसान 1 करोड़ वाला खुद का किसी पॉइंट पे स्टार्टअप करना चाहता है। ये सोच, ये ऑप्शन ही एक बहुत बड़ी तब्दीली है, लेकिन ये पैसे से आती है या शायद एक्सपोजर से आए, एक्सपीरियंस से आए, लेकिन एक बहुत बड़ा हिस्सा पैसा है, जो कि 3 से 5 वालों के पास नहीं है, 10 से 15 वालों के पास भी नहीं है। एंड दैट वाज फैसिनेटिंग। बहुत लोगों को लगता है ना कि रिस्क टेकर्स और वो एंटरप्रेन्योर्स माँ के पेट से निकल के आते हैं। आई फील दैट इट इज ऑल्सो टू डू विद योर अपब्रिंगिंग एंड योर एक्सपीरियंस विद मनी। कि जब आपने देखा है गलतियां आपको एक दूसरा मौका नहीं देती हैं, आप इतने स्ट्रेट लाइन बन जाते हैं कि आप ना दाएं देखते हैं ना बाएं, सिर्फ सीधे, जो बोला जाएगा वही करिए। इसलिए उनको सरकारी नौकरियां बहुत पसंद है, इसलिए उनको प्रेडिक्टेबिलिटी, स्टेबिलिटी बहुत पसंद है। उनको जिंदगी में उतार चढ़ाव नहीं चाहिए। वो स्टॉक मार्केट से प्रेम नहीं करते, वो नहीं बनाएंगे कोई SIP। अगर उनके पास पैसे भी आ जाएंगे, वो खुद पे खर्च नहीं कर पाएंगे, वो बाहर ढंग से खाना नहीं खा पाएंगे, वो पैसे पेड़ पे उगते हैं क्या, उसी में मर जाएंगे। एंड इट टेक्स अ लॉट to break that person from their habit and their approach towards money.
अगर इस पूरे एक्सपीरियंस को कुछ शब्दों में पिरोने की कोशिश करूं तो बहुत खूबसूरत सा एक रियलाइजेशन आया। अगर मैंने किसी नीचे इनकम वाले से पूछा कि आपको क्या लगता है ऊपर इनकम वाले ने जिंदगी फिगर आउट कर लिया, तो उन्होंने बोला हाँ कर लिया। और अगर ऊपर वाले से पूछा तो उन्होंने बोला नहीं करी है। एंड ये हर एक के लिए सच था। 3 से 5 वाले को लगा कि 10 से 15 वाले ने फिगर आउट कर लिया, 10 से 15 वाले ने बोला नहीं। उसे लगा कि 20 से 30 वाले ने फिगर आउट कर लिया, उसको भी लगा नहीं। 20-30 वाले को लगा 40 से 60 वाले ने कर लिया, उसने भी बोला नहीं। 60 वाले ने बोला 1 करोड़ निकल ली है, उसने भी बोला नहीं। 1 करोड़ वाले ने बोला 5 करोड़ वाले ने तो कर ही ली होगी। आई एम श्योर अगर 5 करोड़ वाले से बात करेंगे वो भी बोलेंगे अभी भी चल रहा है। जैसे जिंदगी को समझने का कोई अंत ही नहीं है, शायद उसी को जिंदगी कहते हैं। This is Ankur Warikoo, signing off. I'm super thrilled to announce my new latest project, India Genius Challenge. ये एक nationwide hunt है भारत के brightest young students का, aged between 13 to 15 years. एक online round followed by the national finals that will happen in Delhi, जहां सबसे brightest students को मिलेगी 10 लाख रुपए की scholarship. Online rounds में daily, weekly, monthly winners announce होंगे, उनको मिलेंगे iPhones, iPads, PS5s, books, trophies, certificates and a lot more, all leading to the national finals happening in Delhi. प्लीज अगर आप किसी 13 से 15 साल के बच्चे को जानते हैं, आपके परिवार में कोई है या आप खुद वो हैं, then log on to indiageniuschallenge.com and start playing the challenge.